हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर्स ओपिनियन और जो पैराग्राफ में मेंटल कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब साफ साफ कर रहे थे उस पैराग्राफ में हमें कि मेंटल कंट्रोल का कोई इशू रहा ही नहीं। एस्केपिज्म की वजह से क्या शराबी शराब पी रहा है? नहीं। क्या जो आगे आने वाला कोई बहुत बड़ा बुकिंग, कोई इवेंट, कुछ काम जो होने थे, कोई मीटिंग्स बहुत बड़ी हेल्ड अप होनी थी, जो वो सब धरा का धरा रह जाता है। और काम से बचने के लिए शराबी शराब नहीं पीता, शराबी पीता है जब उसकी क्रेविंग जनरेट हो जाती है। अब वो उस क्रेविंग के पीछे दुम दबा के भागता रहता है, भागता रहता है, पकड़ता रहता है, और वो क्रेविंग कभी हाथ में नहीं आती। जैसे दोस्तों, वो आ, मैंने बचपन में सुना था, वो कुत्ते की पूंछ पे ना कई बारी मजे लेने के लिए बच्चे क्या करते थे, वो कोई डीजल लगा देते थे या कोई चीज बांध देते थे। अब वो कुत्ता उसी के पीछे घूमता रहता था, उसी के पीछे घूमता रहता था कि आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। और एक्चुअली आवाज उसके अंदर से ही आ रही होती थी। वो जो उसको जलन मचती थी डीजल या केरोसिन लगने की वजह से, या फिर जो भी वो टीन या कोई कैन बांध देते थे, और वो जैसे ही वो चलता था वो आवाज करता था और वो फिर और छटपटा के चलता था। वो क्रेविंग मेरे ही अंदर से आ रही है? क्या वो क्या वो समस्याएं बाहर की थी, मेरी जिंदगी से बनती नहीं थी? डॉक्टर साहब ने साफ साफ कर दिया, मैल एडजस्टेड टू लाइफ नहीं। क्या मेंटल डिफेक्टेड है? नहीं। हम लोग रियलिटी से पूरी तरीके से परे थे। क्या एस्केपिज्म के लिए शराबी शराब पी रहे? नहीं। वो एक फिजिकल क्रेविंग के लिए शराब पी रहा है, जो अब मेंटल कंट्रोल मेरे जीवन से बने ना बने, मेरी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं जीवन में, या फिर अ, दोस्तों इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस चीज का ना कोई मेरे पास एक्चुअली कोई अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं ना कि ये कोई बीमारी है। मुझे ये पता ही नहीं था कि बॉडीज आर ऑल्सो सेकेंड। मेरा शरीर भी उतना ही बड़ा रोगी था जितना कि मेरा दिमाग। हाँ, ये सब चीजें सच्चाई थी, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स थी कि मेरी समस्याएं बहुत ही जीवन में आसपास के लोगों के साथ मेरी नहीं बन रही थी, मेरे जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। मैं मेंटल डिफेक्टेड केस भी था, ये सब बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसमें फिजिकल क्रेविंग ना होती, अगर फिनोमेना ऑफ क्रेविंग जो मैनिफेस्ट ना होता, तो मैं अल्कोहलिक नहीं होता। ये सब चीजें सब लोगों के साथ हैं, लेकिन उन सब लोगों में और मुझ में सिर्फ एक सबसे बड़ा फर्क है, वो है फिनोमेना ऑफ क्रेविंग। वो है मेरी फिजिकल एलर्जी। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एलर्जी जनरेट हो जाती है जैसे ही शराब का पहला घूंट शरीर के अंदर जाता है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया दोस्तों। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का नाम ही नहीं लिया केवल इस पैराग्राफ में। मतलब इस पूरी अभी तक जहां भी हमने पढ़ा है डॉक्टर्स ओपिनियन में, लेकिन स्पिरिचुअल बैंकरप्सी ही शुरुआत है मेरे पीने की। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, ईज एंड कंफर्ट का मिलना, मजा लेना, आनंद लेना शराब में, और ये सोचना कि इस बार कुछ नहीं होगा, वो मेरा मेंटली खिंचाव यानी कि दूसरे पड़ाव पे आ जाता है कि इस बार शराब कुछ नहीं कहेगी, इट्स ओके टू ड्रिंक। और फिर तीसरा पड़ाव आता है दोस्तों, जैसे ही शराब शुरू होती है तो तीसरा पड़ाव, ये वो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग, वो फिजिकल एलर्जी डेवलप होती है। और वो फिजिकल एलर्जी पक्का कर देती है कि बगैर फसाद, दंगा, बगैर बेहोश हुए या बगैर कुछ प्रॉब्लम्स हुए, शराबी शराब बंद नहीं करता, जबकि बहुत मजबूरी हो, क्योंकि सुरूर या नशा तो पूरा होगा ही नहीं शराबी का। वो मजा आएगा ही नहीं कि हाँ यार अब मजा आ गया, अब चलता हूँ, बस अब और नहीं पीऊंगा। कभी ऐसा ख्याल शराबी को नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर वही राष्ट्रगान, फिर वही अपना दुखड़ा रोना धोना, गिल्ट, शेम, रिमॉर्स, और फिर फैसला लेना राष्ट्रगान के रूप में, आगे से नहीं पीऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वो मेरा ए अल्कोहलिक एंथम है वो।
शराब बंद, आज से हाथ नहीं लगानी, आज से पीनी ही नहीं है। और ये सब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा दोस्तों, जब तक मैं पावर्स ऑफ गुड को टैप नहीं कर देता हूँ, जब तक मैं एसेंशियल साइकिक चेंज को नहीं लेके आता हूँ, जब तक मैं उस मॉरल साइकोलॉजी को जरूरी नहीं समझता हूँ अपनी जिंदगी में, जो ये प्रोग्राम मुझे रीस्टोर करने का दावा करता है, वो साइकोलॉजी ये प्रोग्राम मुझे देता है। बहुत सारी सिचुएशंस, अब आगे क्या कह रहा है जी ये किताब में, देयर आर मेनी सिचुएशंस which arise out of the phenomena of craving which cause men to make the supreme sacrifice rather than continue to fight. अह, शहीद इज द वर्ड, कीवर्ड इज शहीद होता है शराबी ना, अपनी सारी जो काम करने के थे, जो जरूरी चीजें थी, जो आगे थी, उन सब को निछावर कर देता है शराब में। शराब वो आग थी दोस्तों जो मेरे घर की प्रायोरिटीज को खा गई। शराब वो आग बन चुकी थी जो मेरे काम धंधे को, मेरी सोसाइटी को, मेरी फैमिली को खा गई। ऑल्दो खाने मैंने ही दिया, अलाउ मैंने ही किया उसको, लेकिन एक ना, जैसे कोई वश में कर लेता है ना, ऐसा लगता था मुझे। जब मुझे बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, जब मुझे ऐसा कुछ नहीं था, तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने ना वश में कर लिया है, किसी ने टोटका कर दिया है, किसी ने बांध दिया है। वो टोटका कुछ और नहीं था दोस्तों, कोई पंडित तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, जो मैं खुद अपना बिगाड़ सकता हूँ। वो टोटका था मेरी फिनोमेना ऑफ क्रेविंग, जो मेरे अंदर से ही आई थी। डिसऑर्डर्स थे, ब्रेन में केमिकल लोचा, ब्रेन केमिस्ट्री डिसऑर्डर, और पेट में हाजमे का डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ये दोनों डिसऑर्डर मेरे साथ हैं, थे, रहेंगे। जैसे ही शराब जाएगी, ये दोनों डिसऑर्डर्स इम्तहान तक शिद्दत से पूरा काम करेंगे मेरे शरीर में, और मुझे बार बार लगातार पिलाएंगे। और फिर वही शहीदी, वही शहादत मैं करूंगा, बजाय के लड़ने के। और मैं लड़ सकता भी नहीं। आई एम पावरलेस ओवर माई अल्कोहलिज्म, माई अल्कोहल, मैं पावरलेस हूँ। जो ये फिनोमेना ऑफ क्रेविंग है, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट आई एम पावरफुल ओवर नॉट ड्रिंकिंग वन डे एट अ टाइम, नॉट ड्रिंकिंग वन आवर एट अ टाइम। एक घंटे के हिसाब से शराब से दूर रहना, एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना, एक मिनट के हिसाब से शराब से दूर रहने पर मैं पावरफुल हूं। और उसकी वजह से ये क्रेविंग कभी जनरेट होगी ही नहीं। इस एलर्जी ने बहुत कुछ किया दोस्तों, बहुत कुछ। शराब की आशिकी मेरे को कहां से कहां तक ले आई, इसकी जो शिद्दत थी मेरे को कहां से कहां तक ले आई, कहां से दे करके धोबी पछाड़ मारा, और मैं देखता का देखता रह गया, मैं हक्का बक्का रह गया कि मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। मुझे समझ ही नहीं आया, ये बीमारी कुछ भी नहीं देखती, सब कुछ भूल जाता है शराबीपन में। The classification of alcoholics seems most difficult and in much detail is outside the scope of this book. हम नहीं बता सकते कितनी तरीके के शराबी हैं, कैसे नहीं हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बहुत सारा है, बहुत डिफिकल्ट है, और हम बता नहीं सकते हैं। देर आर ऑफ कोर्स द साइकोपैथ्स, मनोरोगी, हु आर इमोशनली अनस्टेबल, गंभीर मनोरोगी, जो भावनात्मक तौर पर पूरी तरीके से अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड हैं, डिसबैलेंस्ड हैं। भावनाओं का प्रयोग करना, भावनाओं के साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मन पूरी तरीके से रोगी है। We are all familiar with this type. They are always going on the wagon for keeps. दोस्तों ये जुमला है, going on the wagon for keeps, जिस समय ये किताब लिखी गई थी और उस समय से पहले भी यूएस में कई बारी टेम्परेंस मूवमेंट लागू हुई।
एक टेम्परेंस सोसाइटी भी बनी थी जो जगह जगह जा करके सबसे साइन कराती थी कि अब हमने शराब छोड़ दी। और ये बात उससे भी पहले की है, जब शराब छोड़ने के लिए सिग्नेचर नहीं करते थे लोग, पानी के टैंकर के, पानी के वैगन के ऊपर चढ़ जाते थे और ऊपर खड़े होकर के जोर से आवाज लगाते थे कि आई विल बी गोइंग ऑन द वैगन, मतलब मैं अब पानी पर रहूंगा, आई विल बी ड्रिंकिंग ओनली वाटर, मैं सिर्फ पानी पे जिंदा रहूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो उनकी कसम, उनका वादा होता था। और बहुत बारी ऐसा लोग किया करते थे, जो कि हम भी किया करते थे। अभी अभी हमने उसके बारे में बात भी करी, पिछली मीटिंग में भी बात करी थी। कभी भी डिसीजन नहीं बना पाए, दे आर ओवर रिमोर्सफुल। शर्मिंदगियां, गिल्ट, शेम, रिमोर्स बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से चढ़ जाते थे ट्रक पे आगे से, नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और हुआ क्या, बार बार लगातार रेजोल्यूशंस बनाए लेकिन उस डिसीजन पे कभी भी अमल नहीं कर पाए। एंड मेक मेनी रेजोल्यूशंस बट नेवर अ डिसीजन, कभी भी डिसीजन बना ही नहीं पाए। There is a type of the man who is unwilling to admit that he cannot take a drink. पहला, साइकोपैथ, इमोशनली डिसबैलेंस्ड आदमी, अलग अलग तरीके से जो है वो ले रहा है, कसम ले रहा है, ओथ ले रहा है, लेकिन कभी भी उस पर टिक नहीं पा रहा है। दूसरा, देर इज अ टाइप ऑफ मैन हु इज अनविलिंग टू एडमिट दैट ही कैनॉट टेक अ ड्रिंक। डिनायल वाला बंदा है हमारा भाई, शराबी भाई। ही प्लान्स वेरियस वेज ऑफ ड्रिंकिंग, हर तरीके से किया, जो कहीं ना कहीं मैंने भी किया था। लेकिन उस डिनायल और डिफेंस से मैं, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने क्या सद्बुद्धि डाली मुझे नहीं पता दोस्तों, मेरा रोल कम है, भगवान का रोल ज्यादा है, ईश्वर का रोल ज्यादा है, उस सद्बुद्धि का रोल ज्यादा है। और मैं, वो सद्बुद्धि आई और मैं विलिंग हुआ कि भैया मैं ड्रिंक नहीं ले सकता, मैं पहला घूंट भी नहीं ले सकता, बियर हो, ब्रीजर हो, मैं किसी भी तरीके से शराब नहीं पी सकता। लेकिन ये वाला जो हमारा भाई है, वो अनविलिंग है, डिफायंस में है, डिनायल में है। ही प्लान्स वेरियस वेज ऑफ ड्रिंकिंग, ही चेंजेस हिज ब्रांड और हिज एनवायरमेंट। वो अपना ब्रांड भी बदल रहा है, जगह भी बदल रहा है। देयर इज द टाइप, अब ये तीसरा आ गया है दोस्तों, देर इज द टाइप हु ऑलवेज बीइंग एंटायरली फ्री फ्रॉम अल्कोहल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही कैन टेक अ ड्रिंक विदाउट डेंजर। अब ये तीसरा वो इंसान आ गया है दोस्तों, जो कि बिल डब्ल्यू साहब ने आगे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में कहानी डाली है, कि भैया 30 साल की उम्र में आया और उसके बाद उसने शराब से दूर हुआ, शराब छोड़ी, और उसने सोचा कि पहले बिजनेस बहुत बड़ा अच्छी तरीके से सेट करूंगा। 25 साल तक बिजनेस किया, शराब का घूंट तक नहीं पिया। और 55 साल की उम्र में उसने सोचा अब मैंने सब कुछ कर लिया है, और उसको लगा कि भाई अब मैं पी सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोरेंस, नहीं पता था बीमारी के बारे में, नहीं, और पता भी हो सकता है, आई डोंट नो उस समय की। ये कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों। रिचर्ड पी बॉडी एक थे, जो है शराबीपन के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी। कॉमन सेंस ऑफ ड्रिंकिंग उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब से ये स्टोरी उठाई थी बिल डब्ल्यू साहब ने। और रिचर्ड पी बॉडी के बारे में भी बता दूं, वो खुद भी शराब पी करके ही मरे थे, और उनका भाई भी शराब पी करके मरा था। इस वजह से उन्होंने शराब छोड़ी थी, उन्होंने शराब पर किताब भी लिखी, बहुत अच्छे इंसाइट्स थे। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वो सब उन्होंने लिखा। लेकिन उसके बाद वो भी, ये बीमारी इतनी तीव्र और तेज है दोस्तों कि नहीं जीने देती, और वो खुद इतनी बढ़िया थीसिस कर गए, वो किताब लिख गए, और उसके बावजूद भी वो भी शराब पी करके ही गुजरे। तो ये जो बंदा है हमारा, ये वो बंदा है। लेकिन क्या विदाउट डेंजर मैं शराब पी सकता हूँ कुछ समय के बाद? कभी नहीं पी सकता। चौथा, देर इज अ मैनिक डिप्रेसिव टाइप, पागलपने से भरा हुआ, डिप्रेशन से भरा हुआ बंदा, हु इज परहैप्स द लीस्ट अंडरस्टूड बाय हिज फ्रेंड्स, किसी को नहीं समझ आता, अनप्रेडिक्टेबल होता है, शराबी, मूड स्विंग्स के साथ भरा होता है, कभी कुछ, कभी आग है, कभी पानी है, कभी शोला है, कभी शबनम है, कुछ नहीं पता होता दोस्तों।
एंड अबाउट होम अ होल चैप्टर कुड बी रिटन, कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि उसके अंदर ट्रेड्स इतने ज्यादा हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि वो कितना, कब, कैसे और किस हाइट तक बिहेव कर सकता है। पांचवा, then there are types entirely normal in every respect except in the effect alcohol has upon them। हर चीज में नॉर्मल, हर चीज में ठीक है शराबी, सब कुछ उस शराबी का बहुत बढ़िया है, लेकिन शराब ने जो इफेक्ट किया ना, वो पागलपने का हो गया बिल्कुल। उसके बाद नहीं तो लड़का बहुत बढ़िया था, नहीं तो कहते हैं कि यार इतना हीरा लड़का है, इतना सुंदर बढ़िया बच्चा है, इतना स्वभाव से बहुत अच्छा है, बस पिया ना करे तो सब बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा करता है, बर्ताव बिहेवियर भी बहुत अच्छा करता है। दे आर ऑफन एबल, काबिल हैं, कामयाबी के काबिल हैं, केपेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं और फ्रेंडली भी हैं, लेकिन शराब पी लेने दो और सब खत्म। तो ऐसे भी कई लोग हैं दोस्तों। सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, सबके ट्रेट्स अलग हो सकते हैं, किसी का डिफेक्ट कुछ हो सकता है, किसी का डिफेक्ट कुछ हो सकता है, लेकिन कॉमन क्या है? आपके मेरे बर्ताव बिहेवियर पैटर्न्स अलग हो सकते हैं। घूम घुमा के विशियस साइकिल जो हमने बात की थी, डॉक्टर साहब ने बताया था, वो विशियस साइकिल में आप और मैं सब फंसे हो सकते हैं, सब फंसे होंगे ही होंगे उस विशेष साइकिल में, सॉरी। और पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट अब आ रहा है दोस्तों, ऑल दीज एंड मेनी अदर्स हैव वन सिम्टम इन कॉमन, they cannot start drinking without developing the phenomena of craving। ये पीनी नहीं शुरू करते जब तक इनको फिनोमेना ऑफ क्रेविंग शुरू ना हो, फिजिकल एलर्जी ट्रिगर नहीं होगी। तो ये सारी पर्सनैलिटी, किसी भी पर्सनैलिटी में शुरू करूं, पहुंचूंगा मैं उस क्रेविंग पर ही। इफ आई एम एन अल्कोहलिक, पिक्चर ऑफ अल्कोहलिक कंप्लीट तब होगी, डॉक्टर साहब ने बता दिया, जब बॉडी भी रोगी होगा, शरीर भी रोगी होगा। और शरीर रोगी मेरा है, पक्की बात करके देखा और मेरे साथ यही हुआ कि मेरी फिनोमेना ऑफ क्रेविंग डेवलप होती थी, मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध पीता था। तो ये सारे जितने भी तरह के शराबी हैं, कोई मनोरोगी है, कोई कोई रेजोल्यूशंस ले लेता है, डिसीजन नहीं कर पाता, कोई हर चीज में परफेक्ट है, सिर्फ एक शराब जैसे ही आ जाती है वो परफेक्ट से गॉन केस बन जाता है। कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई पागलपन का शिकार है, कोई डिनायल में है, कोई डिफेंस में। ये सब लोगों की जर्नी जहां से भी रास्ता अलग अलग हो दोस्तों, लेकिन वो लेकर के उनको कहाँ जाती है? अगर वो शराबी हैं तो उनको क्रेविंग पर लेके जाती है, फिनोमेना ऑफ क्रेविंग उनका जनरेट होता है, फिजिकल एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। दिस फिनोमेना, फिनोमेना हमने बात की थी, ये बार बार डॉक्टर साहब फिनोमेना का नाम ले रहे हैं, बिकॉज फिनोमेना एक ऐसी चीज होती है जिसको आप कैसे प्रोसेस किया जाता है, उस चीज को कैसे प्रोसेसिंग में आता है, उसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। हाँ, आज बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं अल्कोहलिज्म कैसे शरीर में काम करता है, ये डिसऑर्डर जो है, एंजाइम्स नहीं बन पाते, इस बारे में हमने काफी बात की थी। ये चीज जो है आज नहीं कर पाते, उस समय के लिए ये फिनोमेना ही था। और इस किताब को हम बिल्कुल कंट्रोवर्सीज में ना लेके आ पाए, इसीलिए हमने लीस्ट जो है कोशिश की कि लीस्ट हम इसको कैसे नीचे से नीचे बातें कर पाए चीजों के बारे में, जो किसी को हट करने का, किसी को जो है विरोध करने का मौका मिले ही ना। This phenomena, as we have suggested, may be the manifestation of an allergy which differentiates these people and sets them apart as a distinct entity। अब ये हमारी जो शराबियों की प्रजाति है,
एक प्रजाति ही कहूंगा, डिस्टिंक्ट एंटिटी है हम लोग ना, बिल्कुल। हम ऊपर से जितना मर्जी दिख जाए हम नॉर्मल हैं, लेकिन हम नॉर्मल नहीं है। हमारे अंदर वो क्रेविंग है, थी, रहेगी। वो फिजिकल एलर्जी पड़ी हुई है, ट्रिगर नहीं हो रही है। एक राक्षस राक्षस को मैंने अंदर बंद किया हुआ है। और वो मैंने नहीं बंद किया हुआ, आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हेल्प ले रहा हूँ, ईश्वर की हेल्प ले रहा हूँ, ताकि वो राक्षस अंदर बंद रहे, सोया हुआ रहे। वो जगेगा कब? जब किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में, चाहे ब्रीजर हो, बकार्डी हो, चाहे वो बियर हो, चाहे कोई हल्की से हल्की ड्रिंक हो जिसमें 2% अल्कोहल हो, मैं उसको नहीं ले सकता हूं। जैसे ही शराब मेरे अंदर, भगवान ना करे, किसी भी शराबी के अंदर जाएगी, वो अंदर जा करके उस राक्षस को, उस क्रेविंग को, उस एलर्जी को ट्रिगर करेगी, और उसके बाद मैं फंस जाऊंगा। मैं उसके बाद चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा, और कब निकलूंगा उस चक्रव्यूह से, कब, कैसे मैं हाथ पकड़ाऊंगा, कब सामने से मेरा हाथ जो है खींच करके मैं ए में टिक जाऊंगा। क्योंकि यहाँ हाथ बहुत मिलते हैं मुझे, पकड़ना मुझे है, ध्यान मुझे रखना है, वो मैं ध्यान नहीं रख पाता हूँ। मेरी बीमारी मुझे फिर से डिनायल डिफेंस में वापस से उसी चक्रव्यूह में फंसाती है, और मैं उससे निकल नहीं पाता हूँ। Has never been by any treatment with which we are familiar permanently eradicated। दोस्तों, 1939 में ये किताब छपी थी। आज तक ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। और आज भी डॉक्टर्स कोई भी इलाज नहीं लेके आ पाए कि ये जो फिनोमेना ऑफ क्रेविंग है, ये जो फिजिकल एलर्जी है, ये एलर्जी काम इस एलर्जी का काम तमाम कर सके। कोई ऐसा इलाज या कुछ हो जो मुझे अल्कोहलिज्म से, शराबीपन से बाहर निकाल करके एक नॉर्मल आदमी में बदल दे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेंटल प्रॉब्लम्स हो या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, मेंटली ऑब्सेसिव हूं मैं, जुनून है शराब का, खिंचाव है मुझे शराब का। और इस खिंचाव के चक्कर में जैसे ही शराब का घूंट शराबी के अंदर जाता है, तो वो फिजिकल एलर्जी ट्रिगर होती है। उस फिजिकल एलर्जी का भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब साफ साफ कह रहे हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि इसको परमानेंटली इरेडिकेट किया जा सके। एक दिन का हिसाब पकड़ के अल्कोहलिक्स अनोनिमस इसका इलाज देता है। 1 डे एट अ टाइम, 1 मिनट एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम। हर चीज में ये सभी भाई, ये पूरी फेलोशिप मेरे साथ खड़ी है, अगर मेरा मन है शराब से दूर रहने का तो, अगर मैं विलिंग हूं तो। This immediately precipitates us into a seething cauldron of debate. Much has been written pro and con, but among physicians, the general opinion seems to be that most chronic alcoholics are doomed. दुर्भाग्यपूर्ण होता है शराबी, कंडेम्ड टू डाई, डूम टू डाई। ठीक है ना? ये शब्द यूज करें डॉक्टर साहब ने ना, कंडेम्ड, डूम्ड, दुर्भाग्य से भरा हुआ, श्रापित। शराब के साथ भी नहीं कटता जीवन, शराब के बगैर भी नहीं कटता। आज हम आप यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं? शराब से तो दूर हैं। शराब, मन तो नहीं कर रहा कि जाकर के खरीदे उस दिन की तरह जब पहले पिया करते थे। वो मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो शांति, वो पीस ऑफ माइंड, वो खुशी नहीं है। वो इजीनेस, कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा। आज उस कंफर्ट को ढूंढने, आज उस शांति को ढूंढने हम लोग मीटिंग्स करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बिग बुक पढ़ते हैं। हम ये सारी चीजें वैसे किया करते हैं जिससे कि हमें भी शांति मिले। लेकिन अल्कोहलिक, उस समय के डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स बहस कर रहे थे सिलवत से कि तू ये क्या लग गया है, पिछले से पिछले पेज पर हमने बात की थी कि क्या लग गया है तू, ये तू खामिखा इनका साथ दे रहा है, तू अपना प्रोफेशन नहीं देख रहा, तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर वाले काम कर। तू कहाँ स्पिरिचुअलिटी में, पावर्स ऑफ गुड में, मॉरल साइकोलॉजी में, एसेंशियल साइकिक चेंज में फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ना, आकर के देखो, डॉक्टर सिलवत ने कहा डॉक्टर्स को कि आकर के देखो।
और तब बहुत बहस करते थे ये सभी डॉक्टर्स इनके साथ। और अल्टीमेटली 90% ऑफ द डॉक्टर्स का कहना था कि ये सब शराबी झूठे हैं, ये सब शराबी पी पी के मरेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं कर सकते। ये कहना था जी सारे ही ज्यादातर डॉक्टर्स का। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा कि अगर शराबी एंटायर एब्सटिनेंस में आ जाए, कहीं ना कहीं ये बैड न्यूज तो है मेरे लिए। कहीं ना कहीं मेरे लिए ये एक बुरी खबर है, क्योंकि मैं हर चीज का मैं क्या, पूरी दुनिया हर चीज का इलाज मांगती है। कोई समस्या हो गई है तो अब उसका इलाज दो। यहाँ पर समस्या, शराब की समस्या का इलाज क्या दिया, शराब पियो ही ना। मुझे कई बारी डॉक्टर बोलता था कि आपको सूट नहीं कर रही है, मुझे कई बारी बोलता था ये आपको शराब सूट नहीं कर रही है। तो मैं, भाई मेरे को तो नहीं, ये क्या मतलब हुआ कि जो चीज सूट ना करे पियो ही मत? अरे कोई दवाई देना जिससे कि सूट करे, ऐसे क्यों हो सकता है? हो जाता है कई बारी, तो कभी कभार ज्यादा जो हो जाती है मेरी, उसके लिए दवाई दे दे यार तू, ऐसे कुछ ना होता है। तो ये चीजें, मुझे तो इलाज चाहिए था, वो इलाज के रूप में डॉक्टर साहब ने मेरे पे तो बम फोड़ दिया कि मुकेश पीनी ही नहीं है। एंटायर एब्सटिनेंस, शराब से पूरी तरीके से दूरी। और जितने भी डॉक्टर्स थे, 90% डॉक्टर्स कह रहे थे भैया ये तो पूरी तरीके से दूरी हो ही नहीं पाएगी, और ये पी पी के मरेंगे, कुछ नहीं हो सकता। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इलाज क्या है? इसका इलाज भी तो होगा फिर कोई। कहीं ना कहीं दोस्तों, इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन का जवाब डॉक्टर साहब हमें दे चुके हैं। अच्छाई की शक्ति चाहिए, वो दिव्य शक्ति चाहिए जो उसको मौत के दरवाजे से ले आए। मॉरल साइकोलॉजी की अर्जेंट और इम्पोर्टेंसी हमें बताई, अर्जेंसी भी और इम्पोर्टेंस भी हमें बताई, कि भाई बहुत जरूरी है शराबी के लिए। एसेंशियल साइकिक चेंज बताया, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज की बात की। Perhaps I can best answer this by relating one of my experiences. अब हमें ये दो एग्जाम्पल्स देंगे और उस एग्जाम्पल्स के साथ ये खत्म करेंगे इस चैप्टर को। दोनों एग्जाम्पल्स में हमें ये बताना चाहेंगे कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदम कैसे हेल्प करते हैं, और कैसे बंदे के अंदर प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आता है और वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। About 1 year prior to this experience, a man was brought in to be treated for chronic alcoholism. हैंक पाकस्ट, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अच्छे सेल्समैन, यहाँ पर जो है आए थे इनके पास। इन्होंने, दोस्तों इनके बारे में बता दूं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी बिग बुक को प्रिंट कराने में, पब्लिश कराने में, बिल डब्ल्यू राइटिंग में लगे रहे थे। ज़्यादातर काम हैंक पाकर्स ने बहुत घूम घूम करके किया, बहुत अच्छे से किया। फर्स्ट एडिशन जो बिग बुक आई थी, उसमें स्टोरीज सेक्शन में इनकी स्टोरी भी थी, द अनबिलीवर। और ये जो हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये सबसे पहले आए थे यहीं टाउन्स हॉस्पिटल में ही, अल्कोहलिज्म की वजह से। ही हैड बट पार्शियली रिकवर्ड फ्रॉम अ गैस्ट्रिक हेमरेज, आंतों में खून का आना, एंड सीम्ड टू बी अ केस ऑफ पैथोलॉजिकल मेंटल डिटोरिएशन। ये केस था पूरी तरीके से दिमागी तौर पर पतन हो चुका था। मेंटल वर्सनिंग केस, मेंटल डिक्लाइन केस, पैथोलॉजिकल, टोटल डिजीज। छोटा मोटा मेंटल केस नहीं था, डिजीज्ड मेंटल केस थे। ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग वर्थवाइल इन लाइफ एंड वाज ओनली लिविंग, वन माइट से, टू ड्रिंक। सब कुछ खो करके सिर्फ पीने के लिए जिंदा रह रहे थे। सिर्फ जीने के लिए पीना, या पीने के लिए जीना। मतलब अब जीना ही पीने से जुड़ गया था कि भैया जीवन चलेगा ही तब जब पी पाऊंगा। He frankly admitted and believed that for him there was no hope. उसने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया था, खुद ही अपने जो है ना रॉक बॉटम पे पूरा कर लिया था
दोस्तों यहाँ हम रॉक बॉटम की बात करते हैं कि भैया रॉक बॉटम हो गया है, अब शराब से दूर रह सकते हो या अभी और खोदना है, ऐसे कई मेंबर्स बोलते हैं ना, और करना, करके देखना है और कुछ करके देखना है। यहाँ हमारे भाई साहब ने रॉक बॉटम शराबीपन में देख लिया और पीते जा रहे हैं, मतलब कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल। मैं शराब पर शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मान लिया और प्रॉब्लम में ही रह गए और कहा कि अब कोई होप है ही नहीं। अब मैं रॉक बॉटम पे हूँ, अब क्या ही खोदूंगा, अब तो मैं पीता ही रहूंगा, चाहे और खोदूं या ना खोदूं, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा। यही सोच सोच करके वो पिए जा रहे हैं, रिकवरी में नहीं आना चाह रहे, और उनके पास कोई रास्ता था भी नहीं दोस्तों तब। तब हमारे पास कुछ चीजें थी नहीं। ये डॉक्टर सिल्कवर्थ जितनी मर्जी बात कर रहे हैं हमारे साथ किताब पे, उस समय टाउन्स हॉस्पिटल में डेली के मेरे ख्याल से 200-300 डॉलर थे, या हफ्ते के 500 डॉलर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज का दिन का हिसाब लगाएं तो 2-4 लाख रुपए तो डेली का हो गया। तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था ये सब चीजें। तो सोल्यूशन तो नहीं था ना उस समय, कोई रास्ता भी नहीं था लोगों के पास उस समय जिससे कि वो शराब से दूर रह पाए। हाँ, टेम्परेंस मूवमेंट होती थी, साइन कराते थे, लेकिन वो हमारी अल्कोहलिक कंडीशन को नहीं देख पाते थे ना। एक वॉशिंगटोनियन सोसाइटी थी, वो भी बहुत चली थी, लेकिन वो खत्म भी हो गई थी कई इश्यूज, कई मुद्दों के चक्कर में। He had lost everything worthwhile in life and was only living, one might say, to drink. He frankly admitted and believed that for him there was no hope. उसने खुद ही मान लिया था कि मैं होपलेस केस हूँ, मैं गॉन केस हूँ, अब मुझे पीने दो, मुझे जीने दो, मुझे जो मर्जी करने दो, मैं पीते पीते मर जाऊंगा, शहादत को कबूल कर लूंगा। Following the elimination of alcohol, there was found to be no permanent brain injury. अब धीरे धीरे शराब से जैसे दूर हुए तो पता ये लगा कि कोई परमानेंट ब्रेन इंजरी तो थी ही नहीं। वो सारी जो मेंटल डेटोरिएशन थी, जो डिजीज्ड पार्ट लग रहा था, कहीं ना कहीं जैसे शराब जाने लगी तो ब्रेन धीरे धीरे हीलिंग में होने लगा। He accepted the plan outlined in this book. 1 year later, he called to see me, and I experienced a very strange sensation. अब उसने वो 12 कदम ले लिए दोस्तों। जिस समय हैंग पाकर्स यहाँ आए थे, उस समय ऑक्सफोर्ड के 6 कदम कराए जाते थे, वो 6 कदम उन्होंने अच्छे से ले लिए थे बिल डब्ल्यू के साथ मिल करके, और अब वो ठीक होने लगे थे। 1 year later he called to see me and I experienced a very strange sensation. अब 1 साल बाद डॉक्टर साहब से मिले वो, और अब की डॉक्टर साहब को इतना स्ट्रेंज सेंसेशन हुआ, इतना मतलब अजीबो गरीब लगा कि यार ये कौन इंसान है, मैं तो किसी और से मिला था पिछले साल। वो उसको शक्ल से, दिमाग से, बातों से, हाव भाव से पहचान ही नहीं पाए दोस्तों। ये वाला साइकिक चेंज, ये वाला प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज चाहिए अगर किसी भी भाई को शराबीपन से बचना हो तो। आई न्यू द मैन बाय नेम, हाँ नाम वही था, एंड पार्टली रिकॉग्नाइज्ड हिज फीचर्स, कुछ कुछ उसकी फीचर्स दिख रहे थे। अच्छा, एक्चुअली बात और थी ना कि वो बिल्कुल ही शराबीपन में डूबा हुआ दिमागी तौर पर भी खत्म था और शारीरिक तौर पर भी खत्म था। अब धीरे धीरे उसकी शारीरिक रिकवरी हुई तो शक्ल भी बदल जाती है, धीरे धीरे मानसिक रिकवरी हुई, धीरे धीरे वो 6 कदम जो ऑक्सफोर्ड के लिए उसने, और वो उसका पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, हाव भाव बातें बदल गई। तो डॉक्टर साहब कह रहे मैं तो नाम से सिर्फ देख पा रहा था, फीचर से, नैन नक्श से नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि शारीरिक रिकवरी हो गई उसकी धीरे धीरे, और मेंटल रिकवरी, इमोशनल रिकवरी भी हो गई उसकी कदमों के जरिए। बट देयर ऑल रिजेम्बलेंस एंडेड फ्रॉम अ ट्रेम्बलिंग, डिस्पेयरिंग, नर्वस wreck। एक पागलपन से भरा हुआ आदमी, एक पागल जो कि एंजाइटी में रहा करता था, कांपता हुआ रहता था, निराश हताश पड़ा हुआ था, वो अब had emerged a man brimming over with self reliance and contentment। अब वो भरपूर था संतुष्टि से, खुशी से,
जहां रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं, अब वो हैप्पी जॉयस फ्री हो चुका है। वो रिकवरी में आ चुका है, रिकवर्ड फ्रॉम माइंड एंड बॉडी हो चुका है, चमक रहा है, चमक। I talked with him for some time but was not able to bring myself to feel that I had known him before. नहीं विश्वास हो रहा डॉक्टर साहब को, जैसे जैसे उससे और बात कर रहे हैं उनको फील हो रहा है कि भैया नहीं यार, इस बंदे से नहीं मिला हूं मैं। टू मी ही वॉज अ स्ट्रेंजर एंड सो ही लेफ्ट मी। दोस्तों ये वाली रिकवरी चाहिए कि बंदा जो 2-3 साल पहले मिला ना शराबी से, और शराबी जब रिकवरी में आया, प्रोग्राम से वाकिफ हुआ, 12 कदमों से वाकिफ हुआ, और उन 12 कदमों को जीवन में ऐसे उतारा, ऐसे प्रैक्टिस करी कि बंदा क्या बोले, यार तू तो अजनबी है। टू मी ही वॉज अ स्ट्रेंजर एंड सो ही लेफ्ट मी। अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड विद नो रिटर्न टू अल्कोहल। कोई शराब पर वापस नहीं पहुंचे, लेकिन वो स्ट्रेंजर था। क्यों? अब वो इतना बदल चुका था कि समझ ही नहीं आ रहा था, इतना चमक रहा था, इतना पॉजिटिव जो है चेंज आ चुका था पर्सनालिटी में उसकी, कि डॉक्टर साहब नहीं पहचान पाए। दूसरा किस्सा। व्हेन आई नीड अ मेंटल अपलिफ्ट, आई ऑफन थिंक ऑफ अनदर केस ब्रॉट इन बाय अ फिजिशियन प्रोमिनेंट इन न्यूयॉर्क। एक केस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे टॉम हेनरी फिट्ज, फिट्ज मायो इनका नाम है। बिग बुक में इनकी स्टोरी आज भी है, सदर्न फ्रेंड। द पेशेंट हैड मेड हिज ओन डायग्नोसिस। ये भी पेशेंट पूरी तरीके से निराश हो चुके थे, और इन्होंने पूरी तरीके से क्या फैसला कर लिया था, डिसाइड कर ली थी, एंड डिसाइडिंग हिज सिचुएशन होपलेस हैड हिडन इन अ deserted barn determined टू डाई। इस पेशेंट ने अपना खुद डायग्नोसिस किया, अपने आप को होपलेस, निराश, हताश समझ लिया, और अब जानवरों के रखने की जगह पर जा करके छुप गया, बैठ गया, और वहीं पर पड़ा हुआ था, मरने का इंतजार कर रहा था। किसी आर्मी के दस्ते ने, आर्मी के ग्रुप ने इनको खोजा था। ही वॉज रेस्क्यूड बाय अ सर्चिंग पार्टी एंड इन डेस्परेट कंडीशन ब्रॉट टू मी। डॉक्टर साहब के पास लाया गया, एक आर्मी के दस्ते से खोजा हुआ ये इंसान, हमारा भाई टॉम हेनरी फिट्ज, फिट्ज मायो। फॉलोइंग हिज फिजिकल रिहैबिलिटेशन, धीरे धीरे शराब से दूरी, फिजिकल रिहैबिलिटेशन मींस इनको शरीर से ठीक किया गया। सबसे पहले क्या चीज ठीक होती है दोस्तों, ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि सबसे पहले वो शराब के विड्रॉल जाते हैं। उसके लिए हो सकता है हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, हो सकता है हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। कोई जरूरी बात नहीं है कि हम किताब में लिख दिया है तो हॉस्पिटल जाना ही है, रिहैब जाना ही है, वेलनेस सेंटर जाना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी को अपने केस के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई वो अगर उनको ये लग रहा है कि शराब से दूरी नहीं बना पाएंगे, तो 1-2 दिन का हम हॉल्ट ले सकते हैं, वहां पर रोक सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम सुनने को तैयार हों, तब उसके बाद क्या होता है, ही हैड अ टॉक विद मी, तब हम बात कर सकते हैं, इन विच ही फ्रैंकली स्टेटेड ही थॉट द अ ट्रीट सॉरी ही थॉट द ट्रीटमेंट अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट से, क्या करोगे आप मेरे साथ ट्रीटमेंट करके? जब तक ट्रीटमेंट मत लगाना, जब तक मेरे को हाथ मत लगाना दोस्तों, जब तक कि डॉक्टर साहब, unless I could assure him, which no one ever had, that in the future he would have the willpower to resist the impulse to drink। जब तक कि मेरे को आप ये पक्का पक्का लिख के ना दे दो कि मेरी विल पावर काम कर जाएगी, आगे से मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो डॉक्टर साहब जब तक आप हाथ मत लगाना, जब तक आप मुझे ये ना बोल दो कि भैया फिट्स मायो, अब से तेरी शराब गई, अब तेरे अंदर पूरी विल पावर है, तू शराब से दूर रह लेगा। वो कह रहा है तब तक मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, ना कोई इन ट्रीटमेंट लूंगा। मैं इसीलिए जानवरों के रखने की जगह पर बैठा था कि आप मुझे क्यों ले आए हो, और आप मेरे पे एफर्ट मत करो,
क्योंकि आप मेरा कुछ भी इलाज करोगे और वापस से मेरा दिमाग कहेगा पीने को, और मैं पी जाऊंगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, इससे बढ़िया मैं इलाज कराऊं ही ना। दोस्तों ये दशा, ये दुर्दशा, ये मनोदशा मेरी भी थी कहीं ना कहीं, कि यार हर बारी मैं ये सोचता हूँ और हर बारी पी लेता हूँ, और ये धीरे धीरे वो निराशा में बदल जाती है, वो हताशा में बदल जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाता हूँ, सब अपने आप को अंदर से तोड़ देती है वो चीज। जब हर तरीके का पहलू लगा लिया था, हर तिगड़म लगा करके शराब से दूर हो गया था, और उसके बाद फिर से शराब जीवन में आई, शराब पी, तो मन टूट जाता है। इस भाई को मैं पूरा पूरा समझ पा रहा हूं, लेकिन वो विल पावर का तो जवाब कोई भी नहीं दे पाया दोस्तों आज तक। 2025 में भी सब कुछ बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी नई नई आ चुकी है, लेकिन शराबीपन के लिए, शराब के लिए कुछ भी नहीं आया आज तक, और ना कभी इन फ्यूचर दिख रहा है ऐसा कुछ कि कुछ आने वाला हो। तो वो विल पावर के लिए जवाब तो डॉक्टर साहब, क्या बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं दे पाया। इसके लिए हमें एक एक दिन करके शराब से दूरी ही रखनी पड़ेगी। His alcoholic problem was so complex and his depression so great that we felt his only hope would be through that, through what we then called moral psychology. Moral psychology कहाँ से मिलती है दोस्तों हमारे को? अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो जरिया हमें मॉरल साइकोलॉजी का देता है, नैतिक मनोविज्ञान, मन का विज्ञान और नैतिकता। मेरा मन कैसे इस सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, इस दुनिया में इस ईश्वर के साथ कैसे क्या करना चाहिए, क्या ठीक होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, मेरे मन की प्रक्रिया कैसे उसको फॉलो करती है, उसको जो है रिवोल्ट करती है, ये सारी प्रक्रिया को समझना, करना और इसके बारे में कुछ काम करना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या सजेस्ट करता है जी? 12 कदम, ये बिग बुक, 164 पन्ने, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स देता है जिससे मैं सारे अफेयर्स, ऑल आवर अफेयर्स में लगा पाऊं अपने जीवन को, और मैं बेहतर जी पाऊं बगैर शराब के। एंड वी डाउटेड इफ इवन दैट वुड हैव एनी इफेक्ट। डॉक्टर साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि 12 कदम भी इस पर काम कर पाएंगे या नहीं, वो मॉरल साइकोलॉजी इम्प्रोवाइज कर पाएंगे इस पे या नहीं। However, he did become sold on the ideas contained in this book, लेकिन वो भी कायल हो गया, हैंग पाकस्ट की तरह वो भी सही हो गया, और वो जो है आइडियाज ले लिए, समझ लिए, उनको प्रैक्टिस किया, उनको जीवन में उतारा, और फिर he has not had a drink for the great many years, आगे कभी शराब नहीं पी। I see him now and then, and he is as fine a specimen of manhood as one could wish to meet। पीछे डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया इन लोगों के साथ आप कुछ भी करवा सकते हो, इन लोगों की किसी भी बात पे मान सकते हो, ये बहुत बड़ी समस्याओं से निकल के आए हैं, इनके पास हर चीज का आंसर है, हर चीज का इलाज है इनके पास। और आज उसी शराबियों, उन्हीं शराबियों में से क्या शराबी की बात कर रहे हैं कि भैया ये एक एग्जाम्पल हैं, इंसानियत के एग्जाम्पल हैं, वो पॉजिटिविटी के एग्जाम्पल्स हैं ये लोग, जो आप मिलना चाहोगे इनसे, कोई भी भाई मिलना चाहेगा, कोई भी जिंदगी में, ऐसे लोगों से तो हर कोई मिलना चाहता है। आई अर्नेस्टली एडवाइज एवरी अल्कोहलिक टू रीड दिस बुक थ्रू, एंड दो परहैप्स ही केम टू scoff, he may remain to pray। डॉक्टर साहब को क्या मिल रहा है ये लिख के अर्नेस्टली? मतलब क्यों बेग कर रहे हैं, क्यों अंदर दिल से चाहते हैं जी, ऐसे चाहते हैं क्यों? उनको क्या फायदा है? उनको दिख रहा है कि अल्कोहलिक मानेगा नहीं, डिनायल में, डिफेंस में पड़ा रहेगा, शराब से दूरी भी रह जाएगा, तो उसके बाद हैप्पी जॉयस फ्री नहीं रह पाएगा। लेकिन इस किताब से, ये किताब दावा करती है कि भाई एक शराबी सिर्फ शराब से दूर नहीं रहेगा, वो खुश भी रहेगा, वो पीस ऑफ माइंड में भी रहेगा। एंड दो परहैप्स ही केम टू स्कॉफ, हो सकता है कई शराबी मजाक उड़ाएं,
लेकिन पढ़ते पढ़ते एंड में क्या बोलेंगे, यार जो भी है अच्छा है, प्रार्थना जरूर करेगा कि यार मेरे साथ हो सकता है काम ना करे, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, कुछ अच्छी चीजें रखेगा। विलियम डी सिल्कवर्थ एमडी न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर बने 1901 में। और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनका अल्कोहलिज्म में। कोई भी इतने ज्यादा स्पिरिचुअली जो है स्पिरिचुअली सेंटर्ड इतने ज्यादा थे, स्पिरिचुअली इतने ज्यादा ग्रोन थे, कभी भी इन्होंने जो है किसी भी अल्कोहलिक को या किसी भी पेशेंट को कोई केस नहीं समझा। इन्होंने एक इंसान समझा, इंसान की तरह बहुत ह्यूमिलिटी में रहते थे। इन्होंने मेरे ख्याल से 20 एक हजार जो है अल्कोहलिक्स के साथ काम किया है, 20 एक हजार पेशेंट्स के साथ काम किया है, और डिजीज पर बहुत अच्छे से समझाया। एक यही डॉक्टर थे जो डिजीज पर बात की। बिल डब्लू को जो प्रोत्साहित किया जब उसको वो हुआ था, वाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ था, तब इनको मन में लग रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। शराबी के बारे में कोई भी विश्वास नहीं करता दोस्तों कि वो कि उसको व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हो गया, उसको ईश्वर दिख गया है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और डॉक्टर सिलवत को भी उतना विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने मोटिवेट किया कि जो भी है बहुत अच्छा है, बिल तू इसी के साथ चिपका रहे। तो बिल डब्लू का सहारा लग गया, बिल डब्लू को मोटिवेशन मिल गई। बिल डब्लू को ने पूछा कि भाई मैं शराबियों से बात कर लूं, कोई भी किसी भी शराबी को बाकी शराबियों से बात करने, वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह में, करने देगा क्या? फिर भी डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कराया, जो कि आज हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नींव बन गई। ये दोनों चीजें अगर डॉक्टर सिल्कवर्थ ना कराते तो आज हमारी संस्था नहीं होती शायद। बिल डब्ल्यू साहब डिमोटिवेट हो गए होते अगर उस समय, तो वो इस तरीके से नहीं देख पाते इन चीजों को। जब 6 महीने हो गए, बिल डब्ल्यू को कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं मिला, तब ये इतने दुखी हो गए थे, बिल डब्ल्यू निराश हो गए थे, और डॉक्टर साहब के पास गए थे। इन्होंने बूस्टअप किया, इन्होंने कहा बिल डब्ल्यू तू कितने समय से शराब से दूर है? बिल डब्ल्यू साहब बहुत खुश हुए कि यार 6 महीने हो गए, मैं तो शराब से दूर हूँ। पॉजिटिव एंगल दिखाया और इनको बताया कि टीचिंग प्रीचिंग नहीं चलेगी, खींच खींच के मतला, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मत करा लोगों का ना, उनको बता सिर्फ जो बीमारी का पार्ट मैंने तुझे बताया था। स्पिरिचुअल हिल टॉप से बात मत कर उनके साथ। उन्होंने ये चीजें बताई इसको, बिल डब्ल्यू साहब ने। वो जब डॉक्टर बॉब को उस तरीके से अपनी जो है बीमारी रखी उनके सामने, डॉक्टर बॉब पिघल गए। डॉक्टर बॉब को समझ आ गया कि भाई ये काम की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात नहीं की उन्होंने, उन्होंने वहां पर बात की शराबीपन की, कैसे शराब ने उनका जीवन खत्म कर दिया था। डॉक्टर बॉब को लगा कि मेरा भी कुछ हो सकता है। ये वही डॉक्टर थे सिल्कवर्थ दोस्तों, इन्होंने बहुत हेल्प की है। फंडिंग की भी बात हो तब भी इन्होंने वाउच किया। इन्होंने हमें हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की, और इनकी हेल्प की वजह से ही ये संस्था बन पाई। ये तो मैं कहूंगा सबसे पहले इंसान थे जिनको भगवान जी ने भेजा कि शराबियों की बहुत गति खराब हो रही है, डॉक्टर साहब आप जाओ और आप इनका कुछ देखो, इनकी बीमारी का देखो और कुछ करो इनके लिए। तो दोस्तों आज ये चैप्टर क्लियर हो गया है, अब समय भी बहुत कम है हमारे पास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा, और जिसमें मेरी बीमारी को बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि क्या बीमारी है और इसका हल क्या है। तो किसी दोस्त का के मन में कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो दीपक जी से, तो प्लीज हैंड रेज करिए या अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कोई भी दोस्त। या कोई शेयर करना चाहता हो तो शेयर कर सकते हैं। हमारे पास अभी 7-8 मिनट है। कोई देश शेयर करना चाहता हो तो प्लीज अनम्यूट करें या हैंड रेज करें। समय हमारे पास कम रह गया, 8 मिनट है सिर्फ।
हेलो। हाँ जी सोमेश जी। जी नमस्कार सर, अभी सोमेश विलियम डी सिल्कवर्थ साहब के बारे में बता रहे थे। उनको प्यार से सिल्की बोलते थे। और ना तो मैंने उनको देखा है, ना ही मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर ओपिनियन जो चैप्टर है, वो जब मैंने पढ़ा शुरू से अभी भी पढ़ता हूँ ना, तो इतना इतना अपने आप से आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें। जैसे उन्होंने बताया है मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, और जो सॉल्यूशन के रूप में बताया है स्पिरिचुअल पाथ और एल्ट्रुइस्टिक प्लेन, और जो रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट के बारे में बताया है, वो इतने आइडेंटिफिकेशन मिलती है ना कि ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो, लेकिन ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो उनके साथ इस लिटरेचर के माध्यम से मेरे पास आया है। और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये जब मैं रिकवरी के पथ पे चलूंगा, आगे जाऊंगा, तो मुझे भी आगे पास ऑन करना है। तो उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने बिल को बात बताई कि डिजीज के बारे में शेयर करो, तो वही हम लोग भी आजकल जब भी न्यू मेंबर आता है तो उसको डिजीज के बारे में बताने का पैटर्न रखते हैं सबसे पहले, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन मिले। क्योंकि मुझे भी डिजीज के बारे में बताया था, तभी मैं आइडेंटिफाई करके इस फेलोशिप से जुड़ा रहा। और वो सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि ये अल्कोहलिक ना होते हुए भी उन्होंने अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी, काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हुए भी फेलोशिप का साथ नहीं छोड़ा। और फेलोशिप में आगे से आगे बढ़ के, जैसे भी बताया भाई ने, मैं तो फोन ही नहीं कर मैं साढ़े 8 को जो मैं ले ही जाऊंगा। हर तरह से उन्होंने इस अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करी। और रियली मतलब वो ठीक है बस मैं 10 मिनट जो हो रहा हमारे बिल साहब थे, उनके पास एक तो डॉक्टर बॉब के रूप में एल्कोहलिक डॉक्टर थे, और नॉन एल्कोहलिक डॉक्टर भी थे, तो हर तरह की वैरायटी डॉक्टर की उनके पास थी। थैंक यू सो मच, इतना ही शेयर करना। थैंक यू सुमेश जी। हम सब इस चैप्टर से अब बहुत रिलेट करते हैं। और स- दीपक आपका हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट हाँ, माफी एंड चाहूंगा स्पीक। भूपेन जी, आपकी बात को पूरा नहीं होने दिया। कोई नमस्कार बात मित्रों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी। डॉक्टर विलियम सिल्वर की ओपिनियन पढ़ते और सुनते वक्त बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाती है मेरी जिंदगी की। बहुत अर्ली एज में शराब शुरू हुई, और मैं देख रहा था सारी जिंदगी घूम रही थी। डॉक्टर फैमिली से होने के बावजूद भी मेरे घर में ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी है अल्कोहलिज्म। वो यही समझते थे कि यार इसको लत या आदत लग गई है। 2006, 2007, 2008 कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और वो डॉक्टर्स मेरा डिटॉक्स कर देते थे और छोड़ देते थे। कुछ शायद कुछ डॉक्टर्स ने बोला भी था कि मुझे रिहैब सेंटर के लिए, बट वो इमोशनल पार्ट मेरे पेरेंट्स का इतना रहता था कि उन्होंने कभी मुझे रिहैब नहीं भेजा। बोले नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। और वो प्रोग्रेसिव डिजीज, आज जब पूरी जिंदगी देखता हूँ कि वो डिजीज कितनी तेजी से मेरे अंदर बढ़ी। और बाद में तो मुझे बोलने लगा था, बोले डिप्रेशन का पेशेंट है। भोपाल के 3 बेस्ट साइकेट्रिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, और वही बोलते थे, बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, दारू मत पियो। बट ये मेरे को समझ में नहीं आता था, पीऊँ क्यों नहीं पीऊँ, कैसे छोड़ू। कारण समझ में नहीं आता। बड़े कमरों में जब आया, उसके बाद भी मेरे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे चले। मैं तो अपने आप को डिप्रेशन का पेशेंट मानने लग गया था। मुझे लगता था कि यार शराब पीऊंगा ना तो मेरी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी। क्योंकि फेनामिना रहा सारा कि कुछ चीजें अच्छी भी हुई। तो वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट कभी सक्सेस नहीं रहा मेरे ऊपर। शायद मुझे लगता है कि माँ भी मेरे अंदर ईमानदारी नहीं थी। शायद वो ईमानदारी से उनका ट्रीटमेंट भी लेता तो कुछ संभावना थी। बट जब विलियम सिल्वर साहब के बारे में पूरा जब चैप्टर मैंने पढ़ा था और जब मुझे बताया गया था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वो पूरी माइंड और बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और वो दिमागी फितूर जो है, वो ऐसे नहीं निकल सकता। क्योंकि प्रयासरत तो मैं भी था, बहुत सालों तक मैंने प्रयास किया कि यार किसी तरह से दूर हो जाऊं, बट वो हो ही नहीं रहा था। और वो नहीं होने की वजह से इतनी ज्यादा निराशा आ रही थी कि मुझे लग लग गया था कि यार अब जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने आप को 25% लोगों में गिनने लग गया था कि यार इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं उन अभागे लोगों में था। और इसी फिनोमिना को मेरे दिमाग ने बहुत मजबूती से जकड़ लिया था कि नहीं यार, नहीं छूटेगी यार, अपन तो वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनको पी पी के मरना है। बट धीरे धीरे ये समझ में आया कि बोले यार, मुझे खुद पे भी काम करना पड़ेगा और इन कदमों को उठाना पड़ेगा। आध्यात्मिक टूल्स जो दिए गए हैं, उनको मैंने जब पूरी तरह से उठाया, तो एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हो रहा हूँ। और बहुत लंबी रिकवरी नहीं है, बट हाँ, सोब्राइटी का स्वाद चख रहा हूँ मैं, और उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे कुछ भाई जुड़ जाते हैं मेरे साथ, और हम कुछ पुराने पापी हैं, मतलब पुराने पापी हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आए। कारण वही था, कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं थी हमारे अंदर। विलिंग तो हम हमेशा रहे, ऐसा नहीं कि विलिंगनेस खत्म हो गई,
वो विलिंगनेस ने ही हमें जिंदा रखा और हम आते रहे। बाकी आपने हमें बोलने का मौका दिया और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भूपेन जी, थैंक यू, लव यू। थैंक यू दीपक। शेर सिंह जी, आपका हैंड रेज है। जी सर, शेर सिंह अल्कोहलिक, ये थोड़ा बताएंगे जो फिट्स मायो है, इसकी जो स्टोरी हमारी बिग बुक में है, वो स्टोरी का क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे प्लीज। हाँ जी, सदर्न फ्रेंड। सदर्न फ्रेंड, थैंक सदर्न यू। फ्रेंड। हाँ जी। थैंक यू। दोस्तों, अभी भी हमारे पास है कुछ समय, और किसी का कोई सवाल? ये जितनी बार भी हम बिग बुक पढ़ते हैं, जितनी बार भी डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ते हैं, हर बार इसका मीनिंग मेरे लिए बदल जाता है। जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ या और पुराने दोस्तों के साथ इसको पढ़ता हूँ, तो बहुत चीजें मैं रिलेट करता हूँ। सबसे जो हम सब रिलेट करते हैं जिस चीज को, कि यार शराब के अलावा बाकी कामों में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन जब शराब पी ली तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं है। और जो उम्मीद गवा दी थी, जैसे अभी दोस्त शेयर कर रहे थे, मैं भी उसी कैटेगरी में था। मैंने नहीं सिर्फ उम्मीद गवाई थी, मेरे परिवार ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। तो लेकिन आज वही मैं आप दोस्तों के बीच में बैठा हूँ कुछ साल की रिकवरी के साथ। वो एक काम करता है दोस्तों, ये अगर मैं करने दूं तो जो मेरी बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है कि मेरे को कोई गोली दे दे और मैं कम शराब पीने लग जाऊं या छूट जाए, या जो धार्मिक संस्थान है उनके पास या बाबाओं के पास। मेरा इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये मेरे को खुद ही करनी पड़ेगी। और जैसा अभी दीपक जी ने बड़ी बेटर वे में बताया कि इसका इलाज दवाई गोली कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है कि मैं शराब से पूर्ण रूप से दूर रहूं। यही इसका एक इलाज है, और वो भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रहा दोस्तों आज का ये टॉपिक, हमें फिर से एक बार मेरी बीमारी के बारे में याद दिलाने के लिए। और हर बार जब हम पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग मेरे लिए अलग अलग निकलते हैं। तो धन्यवाद मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी दोस्तों का जो हमारे साथ जुड़े, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हम अब मीटिंग की समाप्ति करेंगे आत्म शांति की प्रार्थना के साथ। जो भी दोस्त कंफर्टेबल है मेरा साथ दे सकते हैं। हम हिंदी में प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, हमें हमें आत्म आत्म शांति शांति दो। दो। उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं हम बदल नहीं सकते। सकते। हिम्मत दो हिम्मत दो तो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, इन चीजों उन को चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। और इन दोनों में भेद जानने की भेद जानने सद्बुद्धि की दो। सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। मैं ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी आपकी इच्छा इच्छा पूरी चले, हमारी हो। नहीं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने जी, थैंक यू जी। ओके, जो हमारे साथ जुड़े और समय दिया हमें। थैंक यू जी। थैंक आपका यू। दिन